हेलो एवरीवन। आज हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट इसको हम आज कंप्लीट डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस आंसर देखेंगे एनएमएमएस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फूड। फूड इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है वो फूड है, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिलने के बाद हम अपने डे टू डे लाइफ के जो काम है वो कर पाते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, वो फूड के लिए ग्रीन प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ग्रीन प्लांट पे डिपेंड रहते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेट्रोट्रॉप्स जो कि एनिमल्स हैं उनको फूड प्लांट से ही मिलता है। पहले के टाइम में आप एसएसटी में पढ़ चुके हैं कि जो लोग हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने फार्मिंग करनी स्टार्ट की, उन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू किया, उन्होंने कल्टीवेट किया व्हीट को, राइस को और इस तरह की अदर फूड क्रॉप्स को। जब उन्होंने इस तरह से क्रॉप्स को कल्टीवेट करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करना शुरू किया अपनी देर जो मिल्क लाइक रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए। और इस तरह से लोग जो है एक जगह पे सेटल होने लग गए और इस तरह से जो है क्रॉप प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ, एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुई। अब एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज एन अप्लाइड साइंस दैट डील विद द मास प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। एग्रीकल्चर एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है क्रॉप के मास प्रोडक्शन को, यानी कि जो क्रॉप्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो की जाती है और साथ साथ एनिमल्स को भी यहाँ पे डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना और क्रॉप प्रोडक्शन दोनों जो हमारे एरियाज हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो इंडिया है एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पे जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे फूड की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। तो हमें कुछ इस तरह के मेथड इन्वेंट करने पड़े और करने भी पड़ेंगे आगे, किए भी हमने, कि जिससे हमारा क्या हो, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। अब हम बात करते हैं क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न की। क्रॉप्स प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन एट द सेम प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। जब हम एक ही तरह के प्लांट्स को एक प्लेस पर ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। एक ही तरह सेम काइंड, जैसे वीट के बहुत सारे प्लांट्स हैं उसको एक प्लेस में एक फील्ड में ग्रो करेंगे लार्ज स्केल पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप। और उस क्रॉप से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस। अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो है क्रॉप प्रोड्यूस दिए हुए हैं सीरियल्स में, जैसे कि व्हीट, राइस, मेज। तो इस तरह से हम अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर का मतलब है यह एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है जो डील करती है किसके प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल या डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जो घर को डेकोरेट करने के काम आते हैं, जैसे मनी प्लांट। तो इसमें हॉरिकल्चर जो है इस तरह के प्लांट्स को डील करता है। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारी इंडिया जो कंट्री है बहुत ज़्यादा वास्ट है। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर, humidity and rainfall from one place to another place. So as the climatic condition inside the India vary place to place, there are two types are grown inside our India. One is kharif crop and another is rabi crop. So now we will discuss first about the kharif crop, the crop that are sown in the rainy season. जो रेनी सीजन में जिन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, सोन करते हैं, उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। खरीफ क्रॉप जनरली जून जुलाई में, क्योंकि हमारे यहाँ पे मानसून सीजन आता है तो उस टाइम पे ग्रो की जाती हैं और ये हार्वेस्ट की जाती हैं कब, सितंबर और अक्टूबर में।
इन क्रॉप्स को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा इनको वाटर चाहिए, रेन वाटर चाहिए इनकी ग्रोथ के लिए, तो इसी टाइम इसलिए इनको ग्रो किया जाता है। इस क्रॉप्स में, खरीफ क्रॉप्स में आती है राइस, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट। नेक्स्ट है हमारी रबी क्रॉप। रबी क्रॉप की बात करते हैं, द क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। जिन्हें हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप। और इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है बच्चे मार्च और अप्रैल में। इन्हें हम विंटर सीजन में क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि एक तो इनको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और दूसरा जो विंटर सीजन की जो क्लाइमेट होती है वो इनके लिए सूटेबल होती है, इनकी ग्रोथ के लिए, इनकी फ्लावरिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। तो इस तरह से ये क्रॉप ग्रो की जाती है विंटर सीजन में। तो हमारे पास दो क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। आप इनकी डेफिनेशन याद करोगे और एग्जाम्पल आप इनके अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वो सभी एक्टिविटीज, सभी की सभी एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू कल्टीवेट अ ग्रुप गुड क्रॉप। एक गुड क्रॉप को ग्रो करने के लिए फार्मर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिन भी प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है उन्हें हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब ये जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम अपने घर में एक पॉट के अंदर एक प्लांट ग्रो करते हैं, तो उसके लिए हम यही जो है स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे। सेकंड हमारा स्टेप होगा सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ सीड्स, हम सेलेक्ट करेंगे अच्छे सीड को। फिर दूसरी बात, थर्ड पॉइंट आता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। सॉइल में जो है हम मैन्योर डालेंगे या फर्टिलाइजर्स डालेंगे ताकि उसके न्यूट्रिएंट मेंटेन रहे। इरिगेशन की जाएगी, पानी उसमें दिया जाएगा। क्रॉप प्रोडक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन प्लांट में हो जाता है तो उससे हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। हार्वेस्ट के बाद ही हमारा काम खत्म नहीं होता, उसके बाद हम उसको प्रॉपरली स्टोर भी करेंगे ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सके। तो हम अपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉइल को लूज करते हैं और उसको टर्निंग ऑफ द सॉइल, उस सॉइल को ऊपर नीचे भी करते हैं। ऐसे क्यों किया जाता है, ये सभी रीजंस हम देखेंगे। इसमें हम प्लगिंग करेंगे और लेबलिंग, हम दो मेथड यहाँ पे यूज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की, कुछ इम्प्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। द वेरियस टूल्स needed during the agriculture practices are called agriculture implements। इसमें हमारा प्लग है, हो है और कल्टीवेटर है। प्लग जिसको हम हल कहते हैं, तो इस तरह से ये होता है, इसमें ये शाफ्ट होता है और ये प्लग शेयर होता है। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे जो ये यहाँ पे एक मेटल का पार्ट लगा होता है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वीडिंग कर सकते हैं, मैन्योरिंग कर सकते हैं और टिटलिंग कर सकते हैं, स्क्रैपिंग ऑफ द सॉइल कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक प्लग है। सेकेंड है हमारा हो इस तरह का, यहाँ पे देखिए एक ब्लंट प्लेट है, इसकी हेल्प से हम बहुत से काम कर सकते हैं, रिमूविंग ऑफ वीड्स कर सकते हैं, फॉर द लूजनिंग ऑफ सॉइल इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और कल्टीवेटर, ये जो पीछे मशीन लगी हुई है ट्रैक्टर के पीछे, इसको कल्टीवेटर कहा जाता है। ये ट्रैक्टर की हेल्प से इसको चलाया जाता है, और इसका भी काम क्या होता है कि ये प्लगिंग में हेल्प करती है, और ये साथ ही साथ क्या करती है, हमारा टाइम और लेबर को सेव करती है। तो ये हमारे तीन जो है इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो अब हम अपने फर्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, दैट इज प्लगिंग। प्लगिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्लग की मदद से, हल की मदद से फार्मर क्या कर रहा है, अपनी सॉइल की प्लगिंग कर रहा है। प्लग करने से क्या हो जाएगा कि ये जो सॉइल है, जो नीचे वाली सॉइल है वो ऊपर आ जाएगी और ये लूज हो जाएगी, और लूज सॉइल में हम आसानी से सीड्स को सो कर सकते हैं। अब यहाँ पे रीजंस भी बताए हैं कि क्यों लूजनिंग ऑफ सॉइल इम्पोर्टेंट है। एक तो ऐसा करने से वहां पे ज्यादा हमें एयर स्पेसेस मिल जाएगा, रूट जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ब्रीथ कर पाएगी। जो लूज सॉइल है वो ज्यादा देर तक और ज्यादा जो है पानी होल्ड कर पाएगी।
और जो रूट है इसी वजह से ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएँगी और प्लांट अच्छे से जो है सॉइल को होल्ड कर लेगा और फिक्स रहेगा सॉइल में। अ अ, हम प्लगिंग करेंगे उसके बाद मैन्योर और फर्टिलाइज़र भी आसानी से उसमें मिक्स किए जा सकते हैं। इसकी मदद से हम वीड्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। वीड्स क्या होता है? अनवांटेड प्लांट, जैसे घास वगैरह हमारे फील्ड में उग जाती है तो उसको हम रिमूव कर देते हैं क्रॉप को सो करने से पहले। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉइल की, तो सॉइल में माइक्रोब्स भी ग्रो कर जाते हैं जो ह्यूमस ऐड करेंगे। इसके अलावा प्लगिंग करने से न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन जाएगी और उसमें हमारे प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। उसकी बात कर लेते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म हमारे क्या होते हैं? फार्मर फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी जब इंक्रीज हो जाती है तो क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और जब क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो ऑटोमेटिकली किसके फ्रेंड्स होंगे? फार्मर्स के फ्रेंड। अब हमने प्लगिंग कर दी है। प्लगिंग करने के बाद ऐसा हो सकता है कि कहीं पे लेवल ज्यादा हो जाए, कहीं पे कम, तो हम एक वुडन प्लैंक लेंगे, आयरन लेवलर लेंगे और उसकी हेल्प से एक लेवल जो है पूरे फील्ड में एक लेवल हम बना देंगे, जिससे आसानी से फिर हम क्या कर सकें वहां पे सीड सो कर सकें। अब लेवलिंग जो है उसके रीजन वही है कि बहुत सारे पीसेस, बड़े बड़े पीसेस सॉइल के आ गए होंगे, क्रैम्प्स आ गए हो, उनको क्रश करना ही जरूरी है। अगर हम क्रश नहीं करेंगे तो सॉइल इरोजन होने के चांसेस होंगे और लेवलिंग करने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वाटर का भी और मैन्योर का भी, जो हम इसमें यूज करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है कि मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लगिंग। कभी कभी प्लगिंग से पहले भी हम मैन्योर कर देते हैं और उसके बाद जब हम उसमें प्लगिंग करेंगे तो मैन्योर अच्छे से उसमें क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा सॉइल में। सेकंड हमारा जो टॉपिक है या स्टेप है, दैट इज सिलेक्शन एंड द सोइंग ऑफ वीड्स। हम किस तरह से सीड्स का सिलेक्शन करेंगे और सीड का सिलेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है इसको हम देखते हैं। तो अगर हम हेल्दी और डिजीज फ्री, हम क्या सिलेक्ट करेंगे? क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री सीड्स को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और जो हमारे सीड्स हैं उनको हम फंगिसाइड से भी ट्रीट करेंगे ताकि हम जिन सीड्स को ग्रो करें वो जो है बीमार ना हो जाए, उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए, सॉरी, उनमें इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उनको ट्रीट किया जाता है। इसके लिए हम करेंगे एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 के लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से एक बीकर ले लेंगे, उसको हाफ फिल कर लेंगे, उसमें हम फिर 1 हैंडफुल सीड्स देंगे वीड्स के। तो हम देखेंगे कि जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और डैमेज सीड फ्लोट करेंगे। कैसे? क्योंकि जो डैमेज सीड्स होंगे उनके अंदर कंटेंट नहीं होगा, वो होल होंगे, वो खोखले होंगे, तो वो आसानी से तैरने लग जाएंगे। तो इस तरह के सभी सीड्स को हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड कर देंगे और हम हेल्दी सीड्स को ही अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे। अब ग्रो कैसे करेंगे? इसके लिए भी हमें स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। एट द राइट डेप्थ, राइट डेप्थ पे हम उसको सो करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा वो नीचे होना चाहिए ना बहुत ज्यादा ऊपर होना चाहिए। बहुत ज्यादा नीचे अगर वो चला गया तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और एक राइट इंटरवल पे, यानी कि हम एक जगह बहुत सारे सीड्स को ग्रो कर दें, प्रॉपर डिस्टेंस उसमें हम रखेंगे ताकि उनको प्रॉपर एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट मिलते रहे। अब इसको ग्रो करने के तरीके क्या क्या, मेथड क्या क्या? एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रक के पीछे ही एक सीड ड्रिल लगा जाएगी या एक फनल टाइप लगाया जाएगा और इसमें से धीरे धीरे हम सीड डालेंगे और एक प्रॉपर प्लेस पे सीड्स लगते चले जाएंगे। एक और मेथड है सीड ड्रिल का। सीड ड्रिल भी एक फनल शेप्ड जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह से एक बाउल बना हुआ है, बाउल के अंदर हम सीड्स डालेंगे और ऐसे अलग अलग जगह जगह पे सीड्स जो है सो होते चले जाएंगे। और इससे क्या होगा? इससे क्या फायदा है कि एक तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस सभी के बीच में होगा, डेप्थ उनकी यूनिफॉर्म रहेगी और राइट रहेगी इसका यूज करने से, किसका? सीड ड्रिल का यूज करने से। और दूसरा, इट इंश्योर द सीड्स आर कवर्ड विद सॉइल आफ्टर सोइंग। सो करने के बाद, क्योंकि ये क्या होगा, ये सो हो जाएगी और उसके बाद जब हम इसको पीछे से लाएंगे तो जो सॉइल है वो सॉइल से सीड कवर भी हो जाएगा और सॉइल से कवर हो जाएगा तो इसका डैमेज से भी बच जाएगा कि बर्ड्स, अगर सोचो उसके ऊपर सॉइल नहीं होगी तो थोड़ी देर के बाद बर्ड्स आएंगे और उसको खा लेंगे और हमारे तो जो सीड्स है वो डैमेज हो जाएंगे।
और इसका यूज करने से क्या होता है, टाइम और लेबर भी हमारा सेव होता है। तो ये मेथड यूज करना ज्यादा अच्छा है सोइंग के लिए। एक और है हमारा ट्रांसप्लांटेशन, जैसे पैडी है, टमाटो है, ऑनियन, चिली, ये जो हमारी वेजिटेबल्स है या जो हमारी क्रॉप्स हैं, इसमें पहले हम इनको ग्रो कर देते हैं नर्सरीज में। नर्सरीज में ग्रो करने के बाद क्या होता है, जैसे ही इसमें छोटे से प्लांटलेट्स ग्रो होते हैं ये, या उसमें कन्वर्ट होते हैं ये सीडलिंग्स में, तो उन सीडलिंग्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। अभी आप कहोगे मैडम हमने अभी तो जो ये मेथड है सब में हमने देखा नहीं। ये मेथड हम कुछ ही क्रॉप्स में फॉलो करते हैं, और इस मेथड का यूज करने से क्या एडवांटेजेस है। एक तो इट हेल्प सेलेक्टिंग एंड प्लांटिंग ओनली हेल्दी सीडलिंग्स। हम सिर्फ हेल्दी और सेलेक्टिव सीडलिंग्स को यहाँ पे लेंगे, और उसमें जो प्रॉपर स्पेसिंग है वो हम मैन्युअली वहाँ पे क्रिएट कर देंगे, और उस वजह से उनको सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिएंट मिलेगा, वाटर मिलेगा सॉइल से, और वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, तो इसलिए प्लांटेशन किया जाता है। तो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हम थर्ड स्टेप पे मूव करते हैं। थर्ड स्टेप इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। क्योंकि हम जो है ईयर आफ्टर ईयर क्रॉप को ग्रो करते चले जा रहे हैं, तो हमारे सॉइल में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको हम क्या देंगे, उसको उसकी हम फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के कुछ मेथड अपनाएंगे। कुछ नेचुरल होंगे और कुछ आर्टिफिशियल होंगे। तो नेचुरल मेथड टू रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, इसमें हम कौन कौन से करेंगे। फैलोइंग होगा, फैलोइंग का होगा, इसमें क्या करेंगे हम कि फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देंगे, उसमें कोई भी क्रॉप जो है हम ग्रो नहीं करेंगे। तो जो सॉइल है वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगी, अपने न्यूट्रिएंट को रीजनरेट कर लेगी। एक मेथड तो ये है नेचुरल मेथड। सेकंड मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करेंगे हम कि एक सीजन में हम डिफरेंट क्रॉप ग्रो करेंगे और नेक्स्ट सीजन में हम डिफरेंट क्रॉप ग्रो करेंगे। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम फील्ड। सेम फील्ड में अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीजन में ग्रो करेंगे। जैसे अगर हमने व्हीट और बार्ली फर्स्ट ईयर में ग्रो किया, तो सेकंड ईयर में हम लेगुमिनस प्लांट ग्रो करेंगे, पी सोयाबीन वगैरह ग्रो करेंगे। तो लेगुमिनस प्लांट को ग्रो करने से क्या बेनिफिट होगा कि जो लेगुमिनस प्लांट की रूट है उसके नोड्यूल्स के अंदर क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, दिस बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रेट्स में इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, और जो ये नाइट्रेट्स हैं ये क्या करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे। थर्ड हमारा नेचुरल मेथड है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में हम क्या करेंगे, एक साथ ही एक टाइम पे एक फील्ड में हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप ग्रो करेंगे। In this method, two or more crop are grown together in the same field. These crop are selected in such a manner that the nutrient requirement of one crop is fulfilled by other. एक क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको कौन फिलफिल कर देगा, दूसरी क्रॉप। तो इस तरह से हम इनको ग्रो करते हैं मिक्स फार्मिंग में। लेगुमिनस क्रॉप सच एज पी सोयाबीन एंड सीरियल्स लाइक wheat and rice can be grown together in the same field. Cotton and groundnut are grown together। तो इस तरह से इनको ग्रो किया जाता है। दूसरा मेथड है हमारे पास, एक तो हमारा नेचुरल मेथड है जो ऑटोमेटिकली काम करता है, दूसरा हम उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसको हम मैन्योरिंग कहते हैं। अब हम सेपरेट मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को पढ़ें, ठीक है, तो उससे बेटर है कि हम इनके डिफरेंस को पढ़ लेते हैं। मैं पहले आपको मैन्योर बता देती हूँ। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट obtained by decomposition of plant and animal waste by microbes। जो एनिमल और प्लांट के वेस्ट से जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनता है उसको हम मैन्योर कहते हैं। और फर्टिलाइजर आर ह्यूमन मेड केमिकल्स दैट आर रिच इन वन और मोर न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये इस तरह के
जो है सब्सटेंस केमिकल, ये केमिकल सब्सटेंस है जो रिच होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में। ठीक है, और उनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो इनको यूज करने से पहले हम इनका जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं कौन, फर्टिलाइजर्स, और मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये फैक्ट्रीज में बच्चे प्रिपेयर किए जाते हैं और ये फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। उनसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। जब हम इसको फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करते हैं तो ये किसी तरह से ह्यूमस सॉइल में प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन मैन्योर जो है ये बहुत सारी ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट जो है असेंशियल न्यूट्रिएंट यहाँ इसमें कम होते हैं। अगर हम बात करें कोस्ट की, तो फर्टिलाइजर कॉस्टली होते हैं और मैन्योर जो है चीप होता है, सस्ता होता है। एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे है, यूरिया और पोटैश जो है फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सन हेम्प, सिसबेनिया और काउ डंग जो है वो मैन्योर के एग्जाम्पल है। अब मैं आपको ये जो केमिकल्स बता रही हूँ, फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल सब्सटेंस होते हैं, तो इनको यूज करने के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं जब हम इनको क्रॉप के लिए फील्ड में यूज करते हैं? तो जब हम इरिगेशन करते हैं या रेनफॉल जब आती है हमारी फील्ड में, तो वो पानी के साथ साथ ये कहाँ चले जाते हैं, रिवर और लेक्स में। और इस वजह से जो हमारी वाटर बॉडी है उसमें वाटर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। मयंक, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें वाटर पोल्यूशन जो है वाटर, तो ये क्या क्रिएट करते हैं, उसमें वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और वाटर पोल्यूशन की वजह से जो वहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, और वो जो पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये साथ ही साथ सॉइल पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। तो हमें फर्टिलाइजर्स को यूज करना अवॉइड करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा मैन्योर को यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अगर हम मैन्योर को, फर्टिलाइजर्स को, या दोनों में से एक भी चीज यूज ना करें तो कौन सा प्लांट ज्यादा ग्रो करेगा। तो हम इस तरह से ए बी सी तीन थर्माकोल जो है थर्माकोल के ग्लास ले लेंगे, उसमें इसमें भी मिट्टी डालेंगे, इसमें मिट्टी डालेंगे, इसमें मिट्टी डालेंगे। पहले में हम मैन्योर डालेंगे, दूसरे में फर्टिलाइजर, और तीसरे में हम कुछ भी जो है नहीं डालेंगे। और इनमें क्या कर देंगे, हम ग्राम सीड्स को जो है जर्मिनेट करके, और इसमें हम इसको रख देंगे। और इसमें वाटर देने के बाद, वाटर स्प्रिंकल करने के बाद इसको थोड़े टाइम के लिए, थोड़े दिनों के लिए सनलाइट में रख देंगे। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे प्लांट ए का जो प्लांट प्लांट सॉरी ग्लास ए में जो प्लांट है वो हेल्दी है, लेकिन जब वो बी का है वो फास्टर ग्रो कर रहा है, और सी की जो ग्रोथ है वो डिमिनिश है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फर्टिलाइजर्स है उसके प्रेजेंस में प्लांट ज्यादा ग्रो करते हैं एज कंपेयर टू मैन्योर, और या फिर हम फर्टिलाइजर्स ही ना यूज करें। तो इसलिए ज्यादा ग्रोथ किसमें मिलेगी, फर्टिलाइजर्स में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की, दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है कि जो हमने इरिगेशन, द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट द रेगुलर इंटरवल थ्रू सोर्स अदर देन द रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। रेन से जो पानी आता है उसके अलावा किसी अलग सोर्स से अगर हम फील्ड में पानी की सप्लाई देते हैं तो उसको हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, तो इरिगेशन, इसको इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन क्यों जरूरी है? वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ग्रोथ और डेवलपमेंट और फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के और सीड्स के लिए जरूरी है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉइल अलोंग विद द वाटर, मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड। हमने जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स उसको दिए हैं, वो जब पानी एब्जॉर्ब करेगा तभी वो रूट्स के थ्रू प्लांट में जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी वाटर जरूरी है। इसके अलावा वाटर डिजोल्व न्यूट्रिएंट दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट।
प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो वाटर में डिसॉल्व होके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। बहुत ज्यादा जो गर्म हवा चलती है या ठंडी हवाएं चलती है सर्दियों और गर्मियों में, तो उससे भी जो पानी है उसको बचाता है। और हर जगह पानी अवेलेबल नहीं होता, हर जगह रेनफॉल नहीं होती, तो हमें इस पे डिपेंड रहना पड़ता है इरिगेशन पे। अब जो इरिगेशन है, द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर। मतलब जब हमने बात की ना कि एट द रेगुलर इंटरवल, तो ये इस रेगुलर इंटरवल को कौन डिफाइन करेगा? इसको डिफाइन करेगा नेचर ऑफ द क्रॉप, द क्रॉप किस तरह की है, नेचर ऑफ द सॉइल, सॉइल किस तरह की है, सीजन व्हेन द क्रॉप ग्रो, किस सीजन में हमने क्रॉप को ग्रो किया है। जैसे अगर हम नेचर ऑफ द क्रॉप की बात करें, जैसे पैडी है, पैडी को ज्यादा वाटर चाहिए। नेचर ऑफ द सॉइल, अब सैंडी सॉइल में हम ज्यादा पानी दे नहीं सकते क्योंककि वो ज्यादा वाटर को होल्ड कर ही नहीं सकती। और सीजन, हमने किस सीजन में क्रॉप को ग्रो किया है उस पर भी डिपेंड करता है। विंटर में या समर में हमने कब उसको ग्रो किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पानी देंगे। लेट अस स्टडी द अबव फैक्टर इन डिटेल। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, जैसे मैंने बताया कुछ में ज्यादा पानी चाहिए, जैसे राइस को क्या चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। व्हीट और कॉटन को कम पानी चाहिए। सॉइल बेस्ड इरिगेशन, अभी जैसे मैंने बताया, सैंडी सॉइल को जो है मोर फ्रिक्वेंट इरिगेशन की जरूरत है क्योंकि वहां पे पानी रिटेन नहीं पाएगा। लेकिन क्ले जो सॉइल होगी वहां पे इरिगेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती क्योंकि वो वाटर को होल्ड कर लेती है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है। सीजन बेस्ड, क्योंकि गर्मियों में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन सर्दियों में क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा तो वहां पे हमें क्या चाहिए, कम पानी। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज की बात कर लेते हैं। सोर्सेज क्या है हमारे, जैसे वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड्स है, लेक है, रिवर है, डैम है। तो इनसे हम क्या करते हैं, इरिगेशन। अब इरिगेशन के मेथड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में डिवाइड करेंगे। ट्रेडिशनल जो हमारे पहले से जिनको हम यूज करते आ रहे हैं वो मेथड है हमारे, उनको हम देख लेते हैं। द वाटर अवेलेबल इन द वेल, लेक्स एंड कैनल इज लिफ्टेड बाय द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ अवर कंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मोट दिया है, मोट का यूज करके हम जो है पुली सिस्टम से, मोट से हम वेल में से पानी निकालते थे। यहाँ पे चेन पंप है, चेन पंप से अंडरग्राउंड वाटर को यूज किया जाता है। यहाँ पे ढेकली का यूज करके हम इसको पानी को या इरिगेशन हम करते थे फील्ड में। यहाँ पे रहट है, रहट का यूज करके भी हम क्या करते थे, इरिगेशन मेथड जो है किया जाता था। नाउ दिस डे पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग द वाटर। डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी का यूज करके भी हम जो पानी को अर्थ में से पंप आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मॉडर्न मेथड हम यूज करते हैं जिसमें ड्रिप सिस्टम है और स्प्रिंकल मेथड है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है बच्चों, इस सिस्टम में होल्स इन द पाइप आर अलाउ टू फॉल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट द पोजीशन ऑफ द रूट। रूट के पास यहाँ पे देखो ये पाइप्स है, इन पाइप्स में होल होते हैं और इनमें होल होते हैं कहाँ पे, जो भी प्लांट है उसकी रूट के पास, ताकि ड्रिप ड्रिप करके, ड्रॉप ड्रॉप करके पानी जो गिरता रहे और पानी वेस्ट ना हो। क्योंकि पानी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत हमारे लिए वैल्यूबल रिसोर्स है जिसका हमें बहुत ही अच्छे से यूज करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे इस मेथड का यूज करके हम प्लांट्स में क्या कर सकते हैं, वाटर सप्लाई कर सकते हैं। जनरली ये जो मेथड है ये फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होता है। दूसरा है हमारा स्प्रिंकल मेथड। स्प्रिंकल मेथड में क्या किया जाता है, स्प्रिंकलर्स की हेल्प से जो है पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। देखो यहाँ पे ये इसमें ये स्प्रिंकल्स हैं, ये घूमते रहते हैं और इनमें से पानी निकलता रहता है। जैसे इसको ऑन किया जाता है तो जो ये नोजल्स है रोटेटिंग होते हैं और घूमते रहते हैं और सारी क्रॉप में क्या मिल जाता है, सफिशिएंट पानी मिल जाता है। तो स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल और फॉर द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो वहां पे ये बहुत अच्छा है लॉन के लिए और कॉफी प्लांटेशन के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। ड्यूरिंग द इरिगेशन इट इज नेसेसरी टू इंश्योर
proper availability of water with adequate drainage in the irrigation field. Excess irrigation cause water logging. बहुत ज़्यादा पानी भी ना इकट्ठा हो जाए फील्ड में और वाटर अगर लॉगिंग हो गई तो फिर क्या है, एयर जो है, एयर नहीं पहुँच पाएगा, प्लांट्स तक एयर नहीं पहुँच पाएगी और उसकी वजह से सप्लाई ऑफ एयर टू द रूट्स कट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी और जो ग्रोथ है प्लांट की वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाएगी। तो उसको भी हमें देखना, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें फील्ड्स में नहीं देना है। अब हमारा फिफ्थ है क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन हम किस तरह से करेंगे? क्रॉप प्रोटेक्शन करेंगे हम एक तो वीड्स से। वीड्स मैंने जैसे आपको बताया था, दीज आर द अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड, या मेन क्रॉप के साथ जो ग्रो कर जाते हैं उन्हें हम वीड्स कहते हैं। तो मेन वीट के साथ जो है अलग जो अनवांटेड प्लांट है वो जब ग्रो हो जाते हैं उनको वीड्स कहा जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा है, अमरैंथस लिखा है, चिनोपोडियम बथुआ जो होता है, ये जो हमारे क्या है, दो एग्जांपल है वीड्स के। अब जो वीड्स है वो हार्मफुल क्यों होंगे? वो हार्मफुल होते हैं क्योंकि द ग्रोथ ऑफ द weeds in the fields is harmful because they consume a great amount of nutrient। जैसे हमने अभी मैन्योर और फर्टिलाइजर दिया है वो उसको कंज्यूम कर जाएंगे, वाटर, सनलाइट और स्पेस के लिए उनके बीच में और क्रॉप के बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और दूसरा, दिस वीड्स हार्बर पेस्ट हार्मफुल इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, क्रॉप्स पेस्ट स्प्रेड वेरियस डिजीज। अब ये कई बार क्या होता है, डिजीज भी इनकी वजह से हो सकती है क्रॉप में। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, ये जो वीड्स है वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे हमारे एनिमल्स यो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो है पॉइजनस होता है। तो इनको हटाना, रिमूव करना जरूरी है। और जो ये प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। इस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं, जो हम वीड को रिमूव करते हैं उस फील्ड में से उसको हम वीडिंग कहते हैं। अब वीटिंग किस तरह से की जाती है? हमारा पहला मेथड है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल यानी कि हाथ से, बाय हैंड हम जैसे प्लगिंग करते हैं इसी तरह हाथ का यूज करते हुए हम जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। खुरपी का यूज करते हुए या इस तरह से हैरो होता है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप के साथ जो वीड्स ग्रो हो रहे हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड है मैकेनिकल मेथड, सॉरी, दूसरा, पहला मेथड हमारा मैकेनिकल मेथड था और दूसरा मेथड है हमारा केमिकल। केमिकल मेथड में हम वीड्स किलिंग केमिकल्स का यूज करेंगे जिन्हें हम वीडीसाइड्स कहते हैं। केमिकल दैट आर यूज्ड टू किल वीड्स आर कॉल्ड वीडीसाइड्स। तो इनको हम स्प्रे कर देते हैं वीड्स पे और जब हम इनको स्प्रे कर देंगे तो वीड्स क्या हो जाएंगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो मर जाएंगी। और ये केमिकल मेथड होगा। इसके लिए हम कुछ वीडीसाइड्स यूज करेंगे जैसे 2,4-D। 2,4-D इज 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसका हम यूज करेंगे, स्प्रे करेंगे, लेकिन इनका स्प्रे करने से क्रॉप में किसी तरह का भी नुकसान नहीं होगा। जब हम इन वीडीसाइड्स का यूज करते हैं तो हमें केयरफुल होना चाहिए। दे शुड कवर, जब हम इसको स्प्रे कर रहे हो तो जो भी स्प्रे करे वो अपने माउथ को कवर कर ले, अपने मुंह को, नोज को कवर कर ले एक कपड़े से और इसको स्प्रे करे। ग्रेन शुड बी वॉश थोरली बिफोर कंजम्पशन। और जो हमारी क्रॉप इसके बाद ग्रो होगी तो जब उसको हम कंज्यूम करेंगे तो उसको भी हमें अच्छे से धो लेना, तब हम उसको यूज करना है। ऐसे हमें यूज नहीं करना क्योंकि उस पे किस चीज का स्प्रे हो चुका है, वीडीसाइड्स का। अब हमारा थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का भी यूज किया जा सकता है वीडीसाइड्स को रिमूव करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, organism that consume specifically destroy the weeds plant and reduce in the crop field। इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स कहते हैं। इंडिया में क्या किया जाता है इसके लिए कि जो वीडिंग ऑफ प्रिकलिंग पियर कैक्टस जो है ओपेंशिया को ग्रो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो है ग्रो नहीं कर पाते, इंसेक्ट्स को भी ये क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये एक मेथड है किसका, बायोलॉजिकल मेथड है वीड्स को रिमूव करने का। तो अभी हमने वीड्स से अपनी फील्ड को बचाया। अब हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज। अब पेस्ट भी आ सकते हैं, कुछ डिजीज हो सकते हैं हमारे क्रॉप को, तो अब हम कैसे उसको जो है अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे उससे। तो पेस्ट क्या है, सबसे पहले पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज क्रॉप। जो क्रॉप को डैमेज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको हम पेस्ट कहते हैं। जिस तरह से रेड वगैरह रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है,
टर्माइट्स हो सकती हैं, और भी कई तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे जो हमारी क्रॉप के लिए हार्मफुल होंगे। और जैसे ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे एग दे देते हैं, तो उनके एग जब वहाँ पे हो जाते हैं तो वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो हमें पता है रोडी, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे रैट है उनके लिए रोडी रोडीडेंट साइड्स यूज करेंगे, जो हमारे चूहों को यानी कि रोडीडेंट्स को किल करने के इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे इंसेक्ट्स के लिए, तो उनके यूज से इंसेक्ट्स जो है वो मर जाएंगे। तो इस तरह से हम अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक कॉमनली यूज हमारा इंसेक्टिसाइड है, दैट इज BHC। BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, दैट इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मेथानॉइन है, और डिस्टॉइन है। यहाँ पे ये कुछ हमारे कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड्स है जिनका यूज हम करते हैं। तो इस तरह से हम अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया है, तो इसलिए जब भी हम किसी भी फ्रूट को या किसी भी क्रॉप को यूज करें तो उनको हमें थोरोली वाटर से वॉश करना चाहिए, और उसके बाद ही हमें इसका कंजप्शन करना चाहिए। अब क्योंकि हमारी क्रॉप है वो मेच्योर हो गई, मेच्योर होने के बाद हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो अब हम उसकी क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग कर देंगे, इसको कट करेंगे और इसको इकट्ठा कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ स्टेट में हार्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जैसे जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, बिहू है। तो बहुत सारे फेस्टिवल भी इससे रिलेटेड होते हैं, तो इनको भी आप एक बार देख लेना। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग के लिए जब अगर मैनुअली उसका किया जाए तो उसके लिए हम सिकल का यूज करते हैं। सिकल से हार्वेस्टिंग मैनुअली की जाती है। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द chaff। उसको हम उसके छिलके से उसके कवर से हम जब उसको सेपरेट करते हैं तो उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। अब थ्रेशिंग जो है उसको एक मशीन है थ्रेशर, थ्रेशर की हेल्प से हम क्या करते हैं, थ्रेशर की हेल्प से हम जो है अपने ग्रेन को सेपरेट आउट कर लेते हैं। और आजकल क्या है, लार्ज स्केल पे जब हम क्या करेंगे, लार्ज स्केल पर कंबाइन का हेल्प करते हैं। तो कंबाइन एक ऐसी मशीन है जो हमारी हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी, तो दोनों काम करते हैं। कंबाइंड मशीन परफॉर्म अ ड्यूल जॉब एज अ हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग एंड एज अ थ्रेशर फॉर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग दोनों काम कर देती है। अब मैनुअली अगर हम बात करें तो मैनुअली भी हम क्या करते हैं कि विनोइंग, अब हमने क्या किया, हस्क को रिमूव कर दिया, लेकिन कुछ तो पार्टिकल्स उसमें रह भी जाएंगे हस्क के, तो प्रोसेस यूज करेंगे विनोइंग। विनोइंग हेल्प इन दी सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क। कैसे करेंगे, हम सिक्स में पढ़ चुके हैं कि ऐसे एक प्लेस पे ऐसे खड़े हो जाते हैं, और इसको इस तरह से जब हम चेक करेंगे तो क्योंकि जो हमारे ग्रेन्स है वो हैवी होते हैं, तो वो वहीं पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो हस्क है वो लाइट इन वेट होता है, तो वो दूर जाके गिर जाएगा। तो इस तरह से हस्क अपना सेपरेट हो जाएगा और वीट अपने अलग से सेपरेट हो जाएंगे। इसको भी हम कर सकते हैं, किससे, विनोइंग मशीन भी आती है। विनोइंग मशीन इस तरह से होती है, उसका यूज करके भी हम विनोइंग प्रोसेस को आसानी से और कम टाइम में कर सकते हैं। अब हमारे पास ग्रेन्स आ गए हैं, अब इन ग्रेन्स को हमें स्टोर करना है, किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज स्टोरेज करने से पहले उनको सन में प्रॉपरली ड्राई करेंगे। तो जब हम उनको ड्राई करेंगे उनका मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा, और उसके बाद जब हम उसका मॉइस्चर कंटेंट को जब हम रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। आजकल तो क्या है, कमर्शियल स्केल पर क्या किया जाता है, मैकेनिकल ड्रायर्स का यूज किया जाता है, जिसमें से हॉट ब्लोइंग एयर निकलती है ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए, और उसके बाद हम उसको स्टोर करें। उसके बाद जब हम उसको स्टोर करेंगे तो इंसेक्ट्स हैं, पेट्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, वो उस पर अटैक नहीं कर पाएंगे। द ड्राइड फूड ग्रेन आर स्टोर इन अ सुटेबल स्टोरेज कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, या इस तरह के जूट बैग्स भी आपने देखा होंगे जिसमें हम ग्रेन्स को, व्हीट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इन्हें गमी बैग्स भी कहते हैं। और सिलोस में भी, जैसे अभी मैं दिखाऊं यहाँ पे, ये इस तरह के जो हमारे टॉल टॉल जो आपको दिखा रहे सिलेंड्रिकल्स जो कंटेनर्स है, इसमें भी इनको स्टोर किया जाता है। The gummy bags filled with the dried food grains are stuck in a large granny गोडाउन्स में इनको रख दिया जाता है,
और वहाँ पे स्पेस भी होता है आने जाने के लिए, ताकि वहाँ पे क्या रहे, प्रॉपर सर्कुलेशन रहे एयर का, वो खराब ना हो। ट्रीटमेंट प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हम इसको स्टोर कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को, क्योंकि हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वो डे बाय डे इंक्रीज भी हो रही है, तो उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है उसको हमें फुलफिल भी करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, फूड प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होगा। तो इसके लिए कैरिंग आउट द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सिस्टमेटिकली हमें उन्हें करना होगा। प्रोवाइडिंग बेटर इरिगेशन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी होगी। प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट, हमें नेचुरल मेथड्स का यूज करना चाहिए सॉइल्स में, ताकि न्यूट्रिएंट मेंटेन रहे। यूजिंग सुटेबल मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, सुटेबल मेथड्स यूज करने होंगे। जनरली हमें बायोलॉजिकल मेथड्स पे ज्यादा ध्यान करना होगा, ज्यादा फोकस देना होगा। पेस्ट और इंसेक्ट्स डिजीज से उनको रिमूव करने के लिए हमें उनका यूज करना होगा। इसके लिए एक हम नया भी तरीका यूज करते हैं, दैट इज प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग इज अ टेक्निक थ्रू विच साइंटिस्ट कंट्रोल द प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट टू गेट अ डिजायर ऑफस्प्रिंग। हम क्या करते हैं, दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा देते हैं, और क्रॉस कराने के बाद हमें एक डिजायर ऑफस्प्रिंग मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्लांट यहाँ पे है, एक प्लांट यहाँ है। एक प्लांट को कम पानी चाहिए, एक प्लांट के सीड्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। दोनों प्लांट के बीच में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे। जब दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करा देंगे, तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसमें दोनों डिजायर्ड जो है क्वालिटीज आएंगी। पानी भी उसको कम चाहिएगा, और उसके सीड्स भी क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, लॉन्ग ग्रेन्स होंगे उसके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। अब एक नया टर्म है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग करके जो है न्यू वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम प्लांट को सेलेक्ट करते हैं, मेल और फीमेल को। एक में एंथर जो है, एंथर फीमेल। अब जो हमारा फीमेल प्लांट है उसके एंथर्स को रिमूव कर लिया जाता है। बर्ड स्टेज पर क्या है, हमारे पास एक मेल फ्लावर होता है, एक फीमेल फ्लावर होता है। तो मेल फ्लावर में मेल पार्ट होते हैं, फीमेल फ्लावर में हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करते हैं कि जो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट में से एंथर्स को रिमूव किया जाएगा। द एंथर्स ऑफ फीमेल प्लांट्स आर रिमूव्ड एंड दिस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन इसको कहा जाता है। सो जो पॉलन्स है मेल प्लांट के जो हमें चाहिए, उसको डस्ट कर दिया जाएगा स्टिग्मा ऑफ फीमेल फ्लावर्स के। तो उस पे जब डस्ट कर दिया जाएगा, तो हम फीमेल फ्लावर पे उस एंथर को डस्ट करेंगे जो हमें चाहिए। और उसको डस्ट करने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से मेल फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज टू प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स दैट कंटेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द मेल एंड फीमेल प्लांट। फॉर एग्जांपल, फॉर गेटिंग अ higher yield and disease resistance, scientists select two plant, one having a high yield and another having disease resistance। यानी कि दो वैरायटी ले लेंगे, एक जो कि हाई रेजिस्टेंस है, किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाता है, और दूसरा जिसमें जो यील्ड है वो ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो एक और दो दोनों को लेके उनको इंट्रोड्यूस करा देंगे, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। अब हमारा लास्ट है जो एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है, फूड फ्रॉम द एनिमल्स। क्योंकि हमें पता है कि हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ एनिमल को भी डोमेस्टिकेट करते हैं। द साइंस ऑफ दैट डील विद द ब्रीडिंग, फीडिंग एंड कैरिंग आउट द डोमेस्टिक एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। इसके अंदर हम प्लांट्स, सॉरी, एनिमल्स की ब्रीडिंग करते हैं, फीडिंग करते हैं, और एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं। हमें पता है हमें मिल्क मिलता है काऊ से, बफेलो से, गोट से। तो इनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं मिल्क के लिए, और मिल्क से हमें बहुत से प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे बटर है, चीज है, कर्ड है, घी। तो इसके लिए भी इनको डोमेस्टिकेट किया जाता है। इसके साथ साथ हम फिश को ग्रो करते हैं। फिश की को ग्रो करने को हम पेसिकल्चर कहते हैं, क्योंकि फिश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, कॉड लिवर ऑयल मिलता है। तो इस तरह से इसको जो है फिशेस को जो है क्या किया जाता है, लार्ज स्केल पर
इनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स हस्बेंड्री के अंदर हम फिशेस को ग्रो कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद काउ बिफेलो प्रोडक्शन भी होता है। तो इस तरह से एनिमल्स को भी किया जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम अपना सेकंड चैप्टर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो, कोई आपका डाउट हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका जल्दी ही रिप्लाई दूंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।